हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना टॉपिक ले रहे हैं कैटालिसिस। कैटालिसिस हमारे सरफेस केमिस्ट्री का पोर्शन है, लास्ट पोर्शन है, जो 2 पोर्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सबसे पहले इसमें व्हाट इज कैटालिसिस। तो कैटालिसिस क्या है? ए सब्सटेंस विच कैन अल्टर द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप इन द रिएक्शन is known as catalyst and the process is known as catalysis। तो सबसे पहले आपकी डेफिनेशन ही है। इसमें एक मिसकंसेप्शन बता देता हूँ कि मोस्टली बच्चे के दिमाग में क्या होता है कि कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। जरूरी नहीं है कि इंक्रीज ही करे, इट मे डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस बेसिस पर हमारे 2 तरह के कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। द पॉजिटिव कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड नेगेटिव कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे 2 टाइप के कैटलिस्ट हैं। ये सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। इन दिस रिएक्शन SO2 प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस SO3. NO act as catalyst which increase the rate of reaction. A negative catalyst is a substance which decrease the rate of reaction is called negative catalyst. For example, decomposition of H2O is retarded by phosphoric acid, glycerol या acetonylate। ये हमारे 11th में भी था कि जब H2O को स्टोर करते हैं हम, तो उसके अंदर थोड़ा सा फास्फोरिक एसिड या ग्लिसरॉल या एसिटोनिलेट डाल दिया जाता है। क्यों? बिकॉज these substance act as negative catalyst for the decomposition of H2O2। अदरवाइज H2O2 बड़ी जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, तो उसको डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए उनके अंदर ये फास्फोरिक एसिड या ग्लिसरॉल ऐड किया जाता है, बिकॉज दीज एक्ट एज नेगेटिव कैटलिस्ट। ये H2O2 के डिकम्पोजिशन को स्लो करते हैं। ऐसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है टेट्रा इथाइल लेड। ये पेट्रोल में डाला जाता है, गैसोलीन, टू डिक्रीज नोकिंग। जो एक नोकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है पेट्रोल में, जो थोड़ा सा लो क्वालिटी का पेट्रोल होता है, तो उसको जब हम गाड़ी में डालते हैं तो इंजन से एक नोकिंग साउंड आनी शुरू हो जाती है। तो नोकिंग साउंड को कम करने के लिए टेट्राइथाइलेड उसमें डाला जाता था। अब इस पर बैन हो गया है, अब नहीं डालते हैं। तो 2 तरह के तो हमारे ये कुछ टर्म्स हैं इसमें डेफिनेशंस, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट। इसी तरह से आती है आपके आगे ऑटो कैटलिसिस एंड इंड्यूस्ड कैटलिसिस। ऑटो कैटलिसिस, the catalysis in which product itself act as catalyst for the reaction। ये आपकी ऑटो कैटलिसिस है। रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज catalyst is known as auto catalyzed reaction and the phenomena is called auto catalysis। इसमें आपका एग्जांपल दे रखा है KMnO4 प्लस ऑक्सैलिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस 8 वाटर प्लस 10 CO2। यहाँ जो Mn+2 आयन, मैंगनीज प्लस 2 आयन प्रोड्यूस होते हैं, ये मैंगनीज प्लस 2 आयन ही इसमें कैटलिस्ट का काम करते हैं। इसका एक और एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। आपने किया हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, या आपने लास्ट चैप्टर में भी किया है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, C2H5 COOCH3। इसकी हाइड्रोलिसिस, यहाँ जो कैटलिस्ट है वो हमारा एसिड होता है, एंड अपॉन हाइड्रोलिसिस इज प्रोड्यूस C2H5 COOH प्लस CH3OH। तो ये हमारी रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। इसमें हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी किया था इस रिएक्शंस को। स्यूडो रिएक्शन का एग्जांपल भी यही रिएक्शन है हमारी। तो यहाँ जो आपका है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, जहाँ पर एसिड कैटलिस्ट का काम करता है, और अगर हम देखें तो प्रोडक्ट में भी हमारा एसिड ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो दिस एसिड विल एक्ट एज कैटलिस्ट। स्टार्टिंग में हमारा कैटलिस्ट कम होता है, रिएक्शन स्लो होती है, लेकिन जैसे जैसे कैटलिस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, एसिड प्रोड्यूस होगा, इट विल कैटलाइज द रिएक्शन एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज। तो इस तरह से
प्रोडक्ट ही कैटालिसिस का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। सच कैटालिसिस इज कॉल्ड ऑटो कैटालिसिस रिएक्शन। और ऑटो कैटालिसिस रिएक्शन में एक प्रॉपर्टी और भी होती है कि ये रिएक्शन शुरू में स्लो होती हैं और बाद में फास्ट हो जाती है, इनकी स्पीड बढ़ जाती है। रीज़न क्वेश्चन आ जाता है कि वाई हाइड्रोलिसोफेस्टर इज स्लो इन द बिगिनिंग बट बिकम्स फास्ट आफ्टर सम टाइम, गिव रीज़न। क्वेश्चन आ जाता है तो रीज़न बिकॉज इन सच रिएक्शन द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एक्ट एज कैटलिस्ट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन लेटर ऑन। तो ये क्वेश्चन इसमें आ जाता है। दूसरा इसमें इंड्यूस्ड कैटालिसिस, व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इंक्रीज द रेट ऑफ अनदर केमिकल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कैटालिसिस। एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करती है। एग्जाम्पल जैसे में देखा है, सोडियम आपका SO3 सोडियम सल्फाइड है, is oxidized to Na2SO3 by air, but sodium arsenite is not oxidized to sodium arsenate by air. Sodium sulfite is oxidized by air to sodium sulfate. Sodium arsenite is not oxidized by air into sodium arsenate. लेकिन अगर इन दोनों का मिक्सचर ले लिया जाए then both get oxidized by air. But when air is passed through the mixture of sodium sulfite and sodium arsenite, अगर इन दोनों का मिक्सचर हो तो ये तो ऑक्सीडाइज हो ही जाता है एयर से, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर इसकी प्रेजेंस ना हो तब ये एयर से ऑक्सीडाइज नहीं होता, लेकिन दोनों की प्रेजेंस में ये दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इस तरह से एक एग्जांपल और भी है इसमें, ये जैसे आपका HgCl2 है, मर्क्यूरी क्लोराइड, ऑक्जेलिक एसिड इसको रिड्यूस Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड में रिड्यूस करता है, बट द रिएक्शन इज वेरी स्लो। और अगर हमारा KMnO4 है, KMnO4 को ऑक्जेलिक एसिड बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज कर देता है, सो रिड्यूस कर देता है। मर्क्यूरी क्लोराइड को ऑक्जेलिक एसिड रिड्यूस करता है बहुत स्लो, बट KMnO4 इज रिड्यूस्ड रैपिडली बाय द ऑक्जेलिक एसिड। अगर हम इन दोनों का मिक्सचर ले लेते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड दोनों को रैपिडली रिड्यूस कर देता है। तो KMnO4 की प्रेजेंस में मर्क्यूरी क्लोराइड भी रैपिडली रिड्यूस हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये रिएक्शन KMnO4 का जो रिडक्शन है मर्क्यूरी क्लोराइड के रिडक्शन को फास्ट कर देता है। तो व्हेन वन रिएक्शन एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर द अदर रिएक्शन, सच कैटलिसिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कैटलिसिस। तो इसमें आपको दो एग्जांपल मैंने आपको बताए, मर्क्यूरी क्लोराइड और KMnO4 का बाई ऑक्जेलिक एसिड, या सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड का बाई एयर। तो दो डेफिनेशन ये भी हैं, व्हाट इज ऑटो कैटालिसिस एंड व्हाट इज इंड्यूस्ड कैटालिसिस। और इसी तरह से नेक्स्ट बात है प्रमोटर एंड कैटालिटिक पॉइजन। प्रमोटर एंड पॉइजन, प्रमोटर आर द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस while promoter increase the reactivity of the catalyst. So promoters, a substance which itself does not act as catalyst but its presence can increase the catalytic activity of the catalyst. एक तरह से ये कैटलिस्ट रिएक्शन को बैकअप करता है, फास्ट करता है, और प्रोमोटर कैटलिस्ट को बैकअप करता है। तो इट डज नॉट एक्ट एज कैटलिस्ट, खुद कैटलिस्ट काम नहीं करेगा, बट its presence can increase the activity of catalyst. Such substances are called promoter. Haber process इसमें आपके एग्जांपल है, Haber process आपने काफ़ी किया है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूस अमोनिया इन विच आयरन एक्ट एज कैटलिस्ट। और आयरन के साथ साथ हम मोलिब्डेनम भी दिखाते हैं। दिस मोलिब्डेनम एक्ट एज प्रमोटर इन दिस रिएक्शन, वो आयरन की कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ऐसे कैटालिटिक पॉइजन होते हैं जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। A substance whose presence decrease the activity of the catalyst is called catalytic poison. For example, carbon monoxide impurity in hydrogen decrease the catalytic activity of iron in Haber process. मतलब यहाँ पर जो आयरन है आपका,
ये कैटलिस्ट का काम करता है, लेकिन मोलिब्डेनम प्रमोटर का काम करता है। मोलिब्डेनम अगर प्रेजेंट हो तो आयरन की रिएक्टिविटी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, लेकिन अगर मोलिब्डेनम की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होगी तो वो आयरन की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। तो इस तरह से हमारा पॉइजन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है और प्रोमोटर कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। यहाँ क्वेश्चन आ जाता है एक आपका कि हाइड्रोजन यूज्ड इन हैबर प्रोसेस शुड बी फ्री फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड, वाई? जो हैबर प्रोसेस में हाइड्रोजन यूज की जाती है ये कार्बन मोनोऑक्साइड से बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, क्यों? बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड विल एक्ट एज पॉइजन फॉर द कैटलिस्ट, तो रिएक्शन को नहीं होने देगी या बहुत स्लो कर देगी, कैटलिस्ट अपना काम नहीं कर पाएगा। हाइड्रोजन शुड बी फ्री फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड बिकॉज इट एक्ट एज पॉइजन फॉर द आयरन कैटलिस्ट। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी बहुत पाई जाती है, क्यों? क्योंकि आपको याद हो 11th में हमने हाइड्रोजन की प्रिपरेशन की थी बोस्ट प्रोसेस वाटर गैस से, वहाँ पर आपकी थोड़ी बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड रह जाती है, तो इसलिए वो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से बिल्कुल रिमूव होनी चाहिए, अदरवाइज वो कैटलिस्ट को काम नहीं करने देगी। इस तरह से एक एग्जाम्पल हमारा ये भी है, इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हमारे आगे चैप्टर में आएगी कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन होती है। कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ प्लेटिनम इज पॉइजन बाय इवन ट्रेस ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड। थोड़ा सा भी आर्सेनिक ऑक्साइड अगर होगा तो वहाँ प्लेटिनम काम नहीं कर पाता, प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट होता है वहाँ, और उसकी एक्टिविटी काफ़ी डाउन आ जाती है आर्सेनिक ऑक्साइड की वजह से। तो ये आपका प्रोमोटर एंड कैटालिसिस है। इसी तरह के बाद इसके अंदर आ जाती है इसमें होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो होमोजीनियस कैटालिसिस, ए कैटालिसिस इन विच कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन सेम फेज, सेम स्टेट are called homogeneous catalysis. Example है SO2 plus oxygen in presence of NO produce SO3। तो यहाँ जो आपका है NO है, ये गैस है, SO2 भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, all are present in same phase, it is homogeneous catalysis। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा C12H22O11 plus water in presence of acid produce C6H12O6 plus C6H12O6। ये सुक्रोज आपकी, सुक्रोज प्लस वाटर प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सुक्रोज एक्वा सॉल्यूशंस, वाटर लिक्विड, ये भी आपकी लिक्विड हो गया, एक्वा सॉल्यूशन है, एसिड वो भी एक्वा सॉल्यूशन होता है, सारे एक ही फेज में है। सो इट इज़ आल्सो होमोजेनियस कैटालिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो हमने पीछे एग्जांपल लिया था उसमें, वो भी आपका होमोजेनियस कैटालिसिस का ही एग्जांपल है। हेट्रोजेनियस कैटालिसिस व्हेन कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फेज एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट लिक्विड हो, कैटलिस्ट सॉलिड हो, रिएक्टेंट गैस हो, कैटलिस्ट लिक्विड हो या सॉलिड हो, तो वो हमारी हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट आ जाती है। जैसे कि आपका ये एग्जांपल है SO2 प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस SO2SO3 इन वैनेडियम पेंटॉक्साइड। अब देखिए ये रिएक्शन आपकी होमोजीनियस में भी है, ये आपकी हेट्रोजीनियस में भी है, लेकिन कैटलिस्ट का फर्क है। यहाँ पर कैटलिस्ट हमने NO लिया था जो कि गैस है, अगर हम कैटलिस्ट वैनेडियम पेंटॉक्साइड ले लेते हैं तो वो सॉलिड होता है। SO2 और ऑक्सीजन गैस है, कैटलिस्ट सॉलिड है, तो डिफरेंट फेज में हो गए तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूस अमोनिया वेयर कैटलिस्ट इज आयरन, सॉलिड है, जबकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों ही आपकी गैसेज हैं। तो ये हमारी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है इस पर भी। इसके बाद इसमें आपका आती है थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस। तो थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस में आपकी मेनली दो थ्योरी है यहाँ पर, एक आपकी एडजॉर्प्शन थ्योरी है, एक केमिकल थ्योरी है। तो पहले लेते हैं हम एडजॉर्प्शन थ्योरी। In most of the heterogeneous catalysis, reactant are adsorbed on the surface of the catalyst when reactant undergoes reaction and final products dissolve from the surface, so that the more reactant molecules may come in contact with the catalyst. Thus, heterogeneous catalysis involves mainly three steps: adsorption of the reactant on the surface of the catalyst, adsorption होगा पहले, फिर chemical reaction on the surface of the reactant to form intermediate, and then desorption of the product from the catalyst surface। तो ये आपके बेसिकली 3 स्टेप की एडजॉर्प्शन थ्योरी है, इसमें 3 स्टेप होते हैं। इसको समझने के लिए ये समझिए जरा, सपोज कि ये आपके रिएक्टेंट है और एक कैटलिस्ट है, ये आपका रिएक्टेंट है A और B। अब यहाँ जो आपकी रिएक्शन है, रिएक्शन बता देता हूँ आपकी, रिएक्शन है A प्लस B प्रोड्यूस AB, ये रिएक्शन है।
तो उसमें हमारा ए कैटलिस्ट है, सॉरी ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट, और ये हमने कैटलिस्ट लिया जिसकी सरफेस पर एडजॉर्प्शन होगा। तो पहले स्टेप में क्या होता है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, ये रिएक्टेंट कैटलिस्ट की सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाते हैं, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट, अब ये ए और बी के बीच में रिएक्शन होगी। नेक्स्ट स्टेप में डिसॉर्प्शन है, फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट बना है वो अलग हो गया, कैटलिस्ट फिर फ्री हो गया। अब कैटलिस्ट विल अगेन कंबाइन विद मोर रिएक्टेंट एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड देन अगेन डिसॉर्प्शन, फिर वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करेगा, सरफेस पर डिसॉर्प्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा और डिसॉर्प्शन हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन आता है कि डिसॉर्प्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सच रिएक्शन, क्योंकि जब तक डिसॉर्प्शन नहीं होगा, अगर ये ए और बी इसी की सरफेस पर स्टिक कर जाए और डिसॉर्ब ना हो, तो और रिएक्टेंट आकर वहाँ पर कंबाइन नहीं कर पाएंगे और रिएक्शन आगे नहीं हो पाएगी, तो डिसॉर्प्शन भी ज़रूरी है। तो ये बेसिकली यही आपका एडजॉर्प्शन थ्योरी में है कि इन मोस्ट ऑफ द हेटेरोजेनियस कैटालिसिस रिएक्टेंट आर एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, रिएक्टेंट सरफेस पर एडजॉर्ब होते हैं। वेयर रिएक्टेंट अंडरगो रिएक्शन, जहाँ पर रिएक्टेंट में रिएक्शन होती है, एंड फाइनल प्रोडक्ट्स आर डिजॉल्व फ्रॉम द सरफेस, और फाइनल प्रोडक्ट सरफेस से रिमूव हो जाते हैं। क्यों? सो दैट मोर रिएक्टेंट मोलिक्यूल मे कम इन कॉन्टैक्ट विद द कैटलिस्ट, ताकि और रिएक्टेंट कैटलिस्ट की सरफेस पर आकर कंबाइन कर सकें, रिएक्ट कर सकें। तो बेसिकली यही थ्योरी है आपकी इसमें एडजॉर्प्शन थ्योरी। इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि इस एडजॉर्प्शन की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे इंक्रीज होता है, वाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू दिस एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो इसमें मेनली ये दो रीज़न है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ड्यू टू द फ्लोइंग रीजन, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्प्शन। केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ चुके हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। तो जैसे ही आप की सरफेस पर वो एडजॉर्ब होते हैं तो वहाँ उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। दूसरा, जब एडजॉर्प्शन होता है दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उसमें एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी विल एक्ट एज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, हीट रिलीज्ड एक्ट एज एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है तब भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। तो इस तरह से हमारी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है एडजॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद इसमें केमिकल थ्योरी है, दूसरी थ्योरी। दिस थ्योरी एक्सप्लेन बोथ होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। एडजॉर्प्शन थ्योरी में हेट्रोजीनियस कैटालिसिस थी, यहाँ पर दोनों आ जाएंगे आपकी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कैटलिस्ट कंबाइन विद द रिएक्टेंट गिविंग सम अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। पहले जो रिएक्टेंट है वो जो कैटलिस्ट है वो किसी एक रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करेगा, एक इंटरमीडिएट बनाएगा, और इंटरमीडिएट फिर दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करेगा या खुद डिकम्पोज हो जाएगा टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड डिसोसिएट रेडिली ऑफ इट्स ओन और अपॉन कंबाइनिंग विद अदर रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो पहले इसको थोड़ा समझा देते हैं कि सपोज कीजिए ए प्लस बी रिएक्शन है, सी रिएक्टेंट है और डी इसमें आपका प्रोडक्ट है। तो पहले जो कैटलिस्ट है वो बी के साथ कंबाइन करता है और एक इंटरमीडिएट बना लेता है सी बी, और फिर वो सी बी ए के साथ कंबाइन करेगा जो दूसरा रिएक्टेंट है, और डी बना के कैटलिस्ट में फिर से अलग हो जाता है। अब कैटलिस्ट फिर दूसरे रिएक्टेंट बी के साथ कंबाइन करेगा, इस तरह से कैटलाइज करता है रिएक्शन को। एग्जांपल देखिए इसमें, जैसे आपकी एक रिएक्शन है 2SO2 प्लस ऑक्सीजन NO प्रोड्यूस 2SO3 इन प्रेजेंस ऑफ NO कैटलिस्ट। तो NO क्या करता है, पहले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और खुद NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद NO2 जो प्रोड्यूस होगा वो SO2 के साथ कंबाइन करेगा और SO3 बना लेगा और NO फिर से रिलीज हो जाता है। ऐसे एग्जांपल KClO3 का भी ले सकते हैं हम, जहाँ पर MnO2 कैटलिस्ट का काम करता है एंड डिकम्पोज द KClO3 पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं इसको, डिकम्पोज इट इनटू KCl एंड ऑक्सीजन। तो इसमें भी आपका ये मैकेनिज्म है, देखिए जरा। KClO3 पहले MnO2 के साथ कंबाइन करेगा, KMnO4 प्लस क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन, फिर जो KMnO4 है या ये इंटरमीडिएट बन गया, ये डिकम्पोज होता है K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस ऑक्सीजन में, और K2MnO4 फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है जो यहाँ प्रोड्यूस हुई थी एंड प्रोड्यूस KCl MnO2 एंड ऑक्सीजन। अगर ओवरऑल रिएक्शन देखोगे आप तो MnO2 के 2 मोल यहाँ पर यूज होते हैं और 2 मोल प्रोड्यूस भी हो जाते हैं। क्लोरीन का 1 मोल प्रोड्यूस होता है, 1 मोल कंज्यूम हो जाता है, मतलब
कैंसिल हो जाएगा। ऑक्सीजन के 3 मोल प्रोड्यूस होते हैं, 1 1 एंड 1। तो ऑक्सीजन के 3 मोल, MnO2 के 2 मोल प्रोड्यूस हुए, 2 मोल यूज हुए, कैंसिल। KCl 2 मोल प्रोड्यूस हो गए, K2MnO4 कैंसिल, 2KMnO4 कैंसिल। तो ओवरऑल रिएक्शन यही आती है इसमें। तो इसमें आपका जो कैटलिस्ट है वो रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करता है, एक इंटरमीडिएट बनाएगा और फिर उसके बाद डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बना लेता है। तो ये दूसरी थ्योरी थी हमारी केमिकल थ्योरी। तो 2 थ्योरी हैं कैटलिसिस की। अब इसके बाद इसमें एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, 2 छोटे से टॉपिक और भी हैं। एक्टिविटीज, number of time the rate of reaction increased by the catalyst. The factor by which catalyst increase the speed of the reaction is called activity. Activity is equal to rate of catalyzed reaction divided by rate of uncatalyzed reaction. जाहिर है catalyzed reaction की रेट बहुत ज़्यादा होती है, अगर वो 4 गुना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है कैटलिस्ट तो 4 आ जाएगी एक्टिविटी। अगर रेट ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन को 100 टाइम्स इंक्रीज करता है तो एक्टिविटी हमारी 100 आ जाएगी। तो दिस इज activity, the factor by which rate of reaction is increased by catalyst. Next is selectivity. Selectivity means the ability of the catalyst to direct the reaction in a given direction या to give a particular product. Ability of catalyst to direct the reaction to give a particular product is called selectivity. अब ये देखिए, जैसे हमारे एग्जांपल है रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन अगर हम रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट, इट प्रोड्यूस फॉर्मेल्डिहाइड। अगर कॉपर ऑब्लिक जिंक ऑक्साइड लेते हैं हम, इट प्रोड्यूस मिथेनॉल। और अगर हम निकल ले लेते हैं इट प्रोड्यूस मीथेन। तो कैटलिस्ट डिफरेंट, प्रोडक्ट डिफरेंट। तो कैटलिस्ट की ये एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट, कि क्या प्रोडक्ट बनेगा कैटलिस्ट जो डिसाइड कर रहा है। दिस इज सेलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। ऐसी हमारी एक ऑर्गेनिक में रिएक्शन आती है, मिथेनॉल एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में प्रोड्यूस एल्कीन प्लस वाटर, एंड इफ मिथेनॉल इज पास्ड ओवर कॉपर एट 573 केल्विन इट प्रोड्यूस फॉर्मेल्डिहाइड, सॉरी इथेनॉल। सो द कैटलिस्ट डिसाइड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। दिस एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल दे के क्वेश्चन पूछा जाता है या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है इस पर, एक्टिविटी एंड कैटलिस्ट। अब इसके बाद इसमें सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट एंड जियोलाइट। तो सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट से पहले द कैटलिसिस विच डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट एंड मोलिकुलर साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मोलिक्यूल इज कॉल्ड सेफ सेलेक्टिव कैटलिसिस। वो कैटलिसिस जो कैटलिस्ट के पोर स्ट्रक्चर, पोर के साइज और स्ट्रक्चर ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है, दैट इज कॉल्ड शेप सेलेक्टिव। जियोलाइट act as shape selective catalyst because only appropriate size molecule can enter these pores and get adsorbed. Therefore zeolite are highly selective in catalysis and show shape selective catalysis. तो वो catalysis जो डिपेंड करती है जियोलाइट के पोर्स के साइज पर और रिएक्टेंट के साइज पर, दैट इज कॉल्ड शेप सेलेक्टिव कैटलिसिस। कैटलिसिस विच डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट एंड मोलिकुलर साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जियोलाइट हमारे 11th में भी था, यहाँ पर भी है और इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट इज जियोलाइट? जियोलाइट आर एल्यूमिनोसिलिकेट विद जनरल फार्मूला MX/N AlO2 X SiO2 Y MH2। बेसिकली सिलिकेट होते हैं जिसमें सम ऑफ द पोजिशंस आर रिप्लेस्ड बाई एल्यूमिनियम। सम ऑफ द पोजिशंस आर रिप्लेस्ड बाई एल्यूमिनियम। अब सपोज कीजिए ये आपका SiO2 है, इसके XYZ कितने भी M मान लीजिए आपके मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें से मैं मानता हूँ X + Y = M। तो X सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाई एल्यूमिनियम, तो वो हो जाएगा AlO2। बाकी बच गए SiO2Y।
एक्स सिलिकॉन्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम। तो टोटल हमारे एम थे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एम, तो एम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक्स और वाई। एक्स पोजीशन पर सिलिकॉन की बजाय आ गया एल्यूमिनियम और वाई पर आ गया सिलिकॉन। अब जहाँ पर एल्यूमिनियम आएगा वहाँ आपका चार्ज हो जाएगा -1, बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ +3 और ऑक्साइड इज़ -2, और दो ऑक्साइड है तो ये हो गया -4, ये हो गया +3, ओवरऑल ये आपका -1 चार्ज आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इस पर -x चार्ज हो जाएगा। जब एक एल्यूमिनियम रिप्लेस होता है, सिलिकॉन रिप्लेस होता है एल्यूमिनियम से, तो -1 चार्ज आएगा। तो x ने रिप्लेस किया तो -x चार्ज आ जाएंगे। इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए आ गया जाता है मेटल आयन। अगर उसकी वैलेंसी n है तो x/n मेटल आयन आ जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारा फार्मूला बन जाता है जियोलाइट्स का, m कोई भी मेटल आयन, x/n, वेयर Al O2 x हैं, SiO2 y हैं, और Z वाटर मोलिक्यूल्स आर आल्सो एसोसिएटेड विद इट। दिस इज योर zeolite. This is your zeolite. When N is the valency of the metal ion, in fact it has silicate structure in which some of the site of tetravalent silicon is replaced by trivalent aluminium and neutrality is maintained by some of the metal ion. एग्जाम्पल है ये आपका लिंडे ए, ये आपका Na12 होता है, मतलब 12 सिलिकॉन आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम, सो इट विल हैव -12 नेगेटिव चार्ज। टू बैलेंस वी विल गेट 12 सोडियम आयन, 27 वाटर मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। जियोलाइट ऑन इवोपरेशन ऑफ द वाटर, जब इसको हीट करेंगे तो वाटर इवोपरेट हो जाएगा, एंड when water evaporates it creates some pores in the zeolite. Zeolite on evaporation of water of hydration by heating in vacuum forms highly porous interconnecting channels and cavities of the size between 260 to 740 pm पिकोमीटर। तो इस साइज के पोर्स उसमें डेवलप हो जाते हैं। अब जो रिएक्टेंट इसी साइज का होगा वो उस पोर्स में एंटर कर पाएगा और रिएक्शन कटलाइज हो पाएगी, अदरवाइज रिएक्शन कटलाइज नहीं होगी। तो ZSM5 जियोलाइट सीविया molecular porosity 5 having pore diameter of 550 picometer can converted methyl alcohol directly into petrol, first by dehydration in pores and then polymerization into mixture of hydrocarbon। ZSM5 आपकी जियोलाइट का ही एक एग्जाम्पल है। तो ये आपके कैटलिसिस है। अब इसमें एक लास्ट छोटा सा चीज़ और आती है आपकी एंजाइम। एंजाइम्स आर आल्सो कैटलिस्ट, दिस आर कॉल्ड बायो कैटलिस्ट, मीन्स विच एक्ट एज कैटलिस्ट इन बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मे बी प्लांट्स और इन एनिमल्स। तो एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स विच कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली जो आपके एंजाइम होते हैं दे आर प्रोटीन्स, लेकिन प्रोटीन के साथ इसके अंदर कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है जिसको हम कोफैक्टर्स बोलते हैं। एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन, सम एंजाइम्स आर आल्सो एसोसिएटेड विद सम नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन से अलग कुछ पार्ट भी उसके साथ कुछ एंजाइम्स के साथ अटैच होता है, विच इज कॉल्ड कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप, which increase the activity of enzyme. Non-protein part are associated with enzyme is called cofactor, coenzyme या prosthetic group। तो ये आपके एंजाइम के बारे में है। कुछ इसमें है आपका characteristics of enzyme, highly efficiency, मतलब enzymes are highly efficient. Enzyme can increase the rate of reaction from 10 की पावर 8 to 10 की पावर 20 times, millions of time rate of reaction को increase कर देते हैं। In absence of digestive enzyme इट वुड टेक 50 years टू डाइजेस्ट ए सिंगल लाइट। एक बार हम खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने 50 साल लग सकते हैं अगर हमारे बॉडी में एंजाइम ना हो तो हाईली एफिशिएंट है, मिलियन ऑफ टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। स्पेसिफिसिटी, देयर इज अ हाईली स्पेसिफिक एंड ऑलमोस्ट एवरी बायोकेमिकल रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन एंजाइम। हर रिएक्शन का एंजाइम अपना अलग होता है, स्पेसिफिक होते हैं बिल्कुल। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर या पार्टिकुलर पीएच पर ही रेट ऑफ एंजाइम्स काम करते हैं। पीएच या टेम्परेचर चेंज कर दोगे एंजाइम्स की रिएक्टिविटी काफ़ी डाउन आ जाएगी, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है। ये जो टेम्परेचर है, अगर हम इस टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दो या थोड़ा सा कम कर दो एंजाइम्स की रिएक्टिविटी काफ़ी डाउन आ जाती है। ऐसे ही पीएच में होता है। एक पार्टिकुलर पीएच पर, ये जो पीएच है यहाँ पर
एंजाइम्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पीएच थोड़ी सी बढ़ा दी, एक्टिविटी काफ़ी डाउन आ जाएगी, डिक्रीज कर दी तब भी एक्टिविटी काफ़ी डाउन आ जाती है। ऐसे स्मॉल क्वांटिटी, ओनली अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम्स कैन एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन बाई 1000 to millions टाइम्स ड्यू टू रीजनरेशन ऑफ एंजाइम। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं एंजाइम के। फिर एक इसमें आ जाती है थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, लॉक एंड की मैकेनिज्म। रिएक्शन इज कैटलाइज्ड एट अ वेरी स्पेसिफिक लोकेशन इन एंजाइम कॉल्ड एक्टिव साइट। एंजाइम के पास कुछ साइट्स होती हैं जिन्हें हम एक्टिव साइट बोलते हैं, लोकेशंस होती हैं, वहीं पर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज किया जाता है। द सब्सटेंस दैट अंडरगो रिएक्शन, जो रिएक्टेंट होता है, कंबाइंस एट दैट साइट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट ए स्पेसिफिक साइट, ए सबस्ट्रेट ऑफ स्पेसिफिक साइज एंड शेप, ये साइज आएगा यहाँ पर, साइज एंड शेप कैन ओनली फिट इन टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम एंड एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक सबस्ट्रेट combine with enzyme to form enzyme substrate complex. As enzyme substrate complex is formed, substrate get activated, a rapid reaction takes place and product separates out. बेसिकली आप इसको बोलते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म। इसको समझते हैं ज़रा। जैसे हर एक ताले की अपनी एक चाबी होती है, चाबी की एक पार्टिकुलर शेप होती है और उस पार्टिकुलर शेप की चाबी ही उस लॉक के अंदर फिट होती है और लॉक को खोल सकती है। सेम यहाँ पर भी एंजाइम पर कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं और एक्टिव साइट की अपनी एक पार्टिकुलर शेप होती है। उसी शेप का जो रिएक्टेंट है जिसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, उस एक्टिव साइट में फिट हो जाएगा और रिएक्शन कर पाएगा। जैसे कि ये देखिए ज़रा, ये आपका एंजाइम है और ये उसकी एक्टिव साइट है। ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट में फिट होगा, जो इसी शेप का होगा वो इसमें फिट आ जाएगा। ये फिट हो गया, इसको बोलते हैं हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम्स जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और उससे फिर अलग हो गया। तो ये आपकी लॉक एंड की मैकेनिज्म है। जो उसी शेप का सबस्ट्रेट होगा वही एंजाइम की एक्टिव साइट पर फिट हो पाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर पाएगा। यही आपकी स्पेसिफिसिटी का भी कारण है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब इसमें लास्ट आपका आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। एंजाइम्स दीज आर प्रोटीन विद हाई मॉलिक्यूलर मास, दीज आर स्मॉल मॉलिक्यूल और आयन। कैटलिस्ट आपके मैंगनीज आयन हो गया, आयरन हो गया। दीज हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, दीज आर सिंपल मॉलिक्यूल्स, दीज आर देयर एफिशिएंसी इज वेरी हाई, दीज आर लेस एफिशिएंट। कैटलिस्ट जो होते हैं वो कम एफिशिएंट होते हैं, एंजाइम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। दीज catalyze biological reactions, these catalyze non-biological reactions, these are highly specific, these are not specific, these are highly sensitive to the temperature and pH, these are not much affected by small change in temperature and pH। तो ये डिफरेंस भी आ जाता है आपका। तो ये आपका एंजाइम वाला पोर्शन भी कंप्लीट है और इसके साथ हमारा जो चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री वो कंप्लीट है। थैंक यू।